यार चेतना, तूने तो मेंशन किया था दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज गुड, बट मैंने पेटीएम में पैसे डाले एंड मेरा कैपिटल तो अप्रिशिएट ही नहीं हो रहा। डूड, मैंने तुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के लिए सजेस्ट करी थी और ये भी कहा था कि मार्केट है तो रिस्क तो होगा बॉस। भाई देख, ये ट्रेडिंग तो मैं कर लेता हूँ, बट ये फंडामेंटल एनालिसिस मेरे बस की बात नहीं है। तेरे से होगा भी नहीं। यू डोंट लुक सीरियस, यू स्टिक टू योर ट्रेडिंग। भाई तू रहने दे, हमेशा मुझे आधी आधी एडवाइस देती है, तो हाउ वुड आई जज? हैव यू एवर हर्ड द लाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। बस इसी सेम लॉजिक पे आई एम सेफ फ्रॉम एनी लीगल ट्रबल। बाय द वे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीओ, तुझे पता भी है व्हाट आईपीओ एक्चुअली इज? नो, डू यू? देख यार, बहुत बेसिक सा आइडिया है मुझे। Basically, whenever a private company wants to go public, they have to follow a process laid down by the big daddy himself. Calm down, girls. I'm talking about SEBI. देख, as the name suggests, it's an initial offer made by the company to the public, ताकि जो करंट इन्वेस्टर्स हैं उनको एक एग्जिट मिल सके एंड जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने का चांस। I mean, I get it. It helps the company to raise capital. But don't you think companies venture capitalists और institutional investors से ही पैसा raise कर सकती है? So what's the point of an offer like this? या देख, offers like these are reasonable and generally of a larger size as compared to the offers made to a venture capitalist. Plus, अगर आप public जाना चाह रहे हो and you're trying to raise money from retail investors as well as high net worth individuals, you gain recognition. And recognition और pre-made marketing are like कड़कती ठंड में अदरक वाली चाय। आखिर किसको पसंद नहीं है? यार जोमेटो और पेटीएम ने तो अपने आईपीओ की कितनी मार्केट हाइप करी थी। Even their management said that their valuations are so minimal, जिससे retail investors को बहुत profit होगा, but their valuations were based on their sales, as they were still making losses. इसी की वजह से आगे चल के retail investors को बहुत भारी लॉस झेलना पड़ा था, even when the share was 40 times oversubscribed. अच्छा, अपना लॉस याद है तुझे? हाँ बेटा, जले पे नमक छिड़क ले तू भी अब। By the way, आईपीओ डालने में प्रॉफिट किसका है? या देख, प्रॉफिट तो सभी का है। कंपनी को पैसे मिल जाते हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर एज वेल एज कैपिटल एप्रिसिएशन। Yeah, right. And if fundamentally strong companies are in question, तो obviously सबका प्रॉफिट है। बट अगर कंपनी मामाअर्थ, जोमेटो या पेटीएम जैसी हो, तो बस फाउंडर्स, प्रमोटर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की ही जेब भरती है। क्या कह गई भाई ये? सिर्फ इनका प्रॉफिट कैसे होगा? दिस इज वन साइड ऑफ द आईपीओ बबल। एक तो यार ये तू नई नई टर्म्स लाना बंद कर। अब ये आईपीओ बबल क्या है? अच्छा बाबा, बताती हूँ। सी, मेजॉरिटी टेक बेस्ड कंपनीज इन इंडिया वो अपना आईपीओ पंप एंड डंप करती है, जिससे प्रीवियस इन्वेस्टर्स को एक काफी अच्छी एग्जिट मिल जाती है। एंड फॉर दिस दे नीड टू क्रिएट एन आईपीओ बबल। तो क्या यही सब मिलके आईपीओ बबल भी क्रिएट करते हैं? एग्जैक्टली, ये सबकी मिली भगत होती है। बट मेन रोल इन्वेस्टमेंट बैंकर का होता है। वो कंपनी की वैल्यूएशन को मैनिपुलेट करके उसे इंक्रीज कर देता है। अब जैसे मामाअर्थ को ही देख लो। लेकिन एक मिनट, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स तो शेयर होल्डर्स भी नहीं होते, इसमें इनका क्या प्रॉफिट? सी, जब भी कोई अच्छी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स चार्ज फ्रॉम 1 to 3% इन अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस। बट अगर आईपीओ स्पेसिफिकली इन्वेस्टर की एग्जिट के लिए लॉन्च होता है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर इजीली चार्जेस फ्रॉम 10 to 12%। भाई लेकिन इससे सबको पता नहीं चल जाता कि ये फॉल्स मैनिपुलेशन है। यार वो आंटी एकदम सही कहती थी कि सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। देख, 80% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स आर अनएजुकेटेड। उनको पता ही नहीं चलता कि फॉल्स मैनिपुलेशन हो रही है। दिमाग तो लगाते नहीं, बस भीड़ चाल में चलते रहते हैं। भाई बट एक बात बता, अगर मुझे इस आईपीओ बबल से बचना हो तो आखिर मैं करूं क्या? देख, इट्स वेरी सिंपल। फर्स्टली, अवॉइड द टेक बेस्ड लॉस ओरिएंटेड कंपनीज एंड उनका देखो कि आईपीओ के पीछे इंटेंशन क्या है। देन वेट फॉर 1 to 2 years until the intention, the true intrinsic value of their IPO has been established. चल, मार्केट तो सब कुछ बता ही देती है, बट मेरे दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ रहा है आईपीओ का। What example? होनासा कंज्यूमर्स लिमिटेड। Honasa. What? आई न्यू इट, तुझे नहीं पता होगा। रुक, अभी बता। व्हाट डिड यू रिसेंटली बाय? Is it Mama? या राइट। तो इतनी फुटेज खाने की क्या जरूरत थी, सीधा बोलता ना। तो अपने व्यूअर्स को कैसे समझाता दैट हाउ वेल नोन मामाअर्थ इज एंड हाउ नोबडी नोस अबाउट होनासा? Well, you are kinda right, considering how popular Mamaearth is on the social media platforms and how notoriously popular it is on the equity market. हाँ राइट। Even when they launch their IPO, one can definitely say that Indian IPO market में पैसा फ्री में बढ़ता है।
quoting a $3 billion valuation, that too something you're not mentioning on a DRHP, can go unnoticed by the retail investors, but not by the experienced investors, or as I like to call it, finfluencers. Yeah, I remember. Even they had to put their IPO on hold and actually acknowledge their mistake as well. After this IPO, I've concluded a lot of things. The issue remains that we're judging these companies a lot on the basis of how they're progressing in a current market. But जब वो as an IPO launch होती है, we're not judging them fairly. Instead, we're judging them on the basis of how popular they are. और कहाँ हम एक ज़माने में P&L statements अपनी नाक घुसा के बैठ रहते थे to see whether to invest or not. People have made them a medium to just trade, unlike when they actually used to invest for a long time. So, what do you think of the Paytm IPO? यार देख, the IPO was a success, but since the rule of Indian share market is कि ये non-profitable firms को ज़्यादा देर तक sustain नहीं करने देता. Yeah, you're right. तभी तो Paytm अब तक lower circuits पे है. अच्छा, I heard about some of these IPOs that are being undervalued as per their DRHP, but they still were a success, and in fact still remain a legend. यार देख, I myself have analyzed some of them, and let me tell you this first कि 20% was considered upside for that time. Let me show you something. ये देख, Oil and Natural Gas Corporation का IPO 2004 में launch हुआ था ये, and the percentage change was 53% upside. Its impact was that ONGC's IPO was considered underpriced, rewarding early investors handsomely. एक और चीज देख, Coal India का IPO, ये भी 2010 में launch हुआ था, and the percentage change 43% upside. इसका impact was that Coal India's IPO was a hidden gem, creating wealth for those that recognize its potential. एक और लास्ट एग्जांपल देख, टाटा स्टील का, ये भी 2004 में ही लॉन्च हुआ था एंड इसका परसेंटेज चेंज वाज 38%. इसका इम्पैक्ट, टाटा स्टील्स आईपीओ वाज अ स्टील स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स इन्वेस्टर्स. Damn. एक सेकंड, लेट मी जस्ट रिमूव दिस. हाँ, क्या कह रहे थे आप? I didn't know about these IPOs in such depth. At least तूने कुछ useful तो बताया. अब यार आपने पहली बार जिंदगी में कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा था, जैसे आईपीओ बबल हो गया एंड हाउ वन शुड एक्चुअली इन्वेस्ट आफ्टर लुकिंग ऑल द फैक्टर्स एट प्ले. हाँ, एटलीस्ट अब तू सोच के तो इन्वेस्ट करेगा. भाई अब से किसी की नहीं सुन रहा मैं. फिर से सबकी सुन के आईपीओ में इन्वेस्ट करा था और फिर से लॉस में चला गया यार. खैर, इसे छोड़ो, ये तो ना सुधरने वाला. But hopefully you guys learned something useful. Always do your homework before you invest. And guys, that wraps up our discussion on the topic uncovering IPO manipulation, the reality behind India's IPO launch. And if you guys liked the discussion, kindly like this video and leave your opinion in the comment section. And we'll catch you on the next episode of Bucks and Banters.